भरे सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने अडानी अंबानी का नाम लेते हुए कुछ ऐसा बोल दिया जो सुनना किसी भी जज के लिए बहुत ही शर्मनाक होगा। जी हां, चीफ जस्टिस सूर्यकांत के सामने ही एडवोकेट मैथ्यूज नेदुम्पारा ने कह दिया कि जब अडानी अंबानी का मामला आता है तो धनाधन संविधान पीठ बनाई जाती है, सुनवाई होती है, और जब आम आदमी से संबंधित मामले आते हैं तो सुनवाई नहीं हो रही है। इतना सुनते ही चीफ जस्टिस आग बबूला हो गए। लोगों ने कहा कि हुजूर ऐसे तमतमाए जैसे किसी ने दुखती रग को छू लिया हो। नाराजगी का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि चीफ जस्टिस ने वकील को चेतावनी देते हुए कह दिया कि मेरी अदालत में बदतमीजी मत करिए। आपने मुझे चंडीगढ़ में भी देखा है, दिल्ली में भी देखा है। चेतावनी दे रहा हूं, सावधान रहिए। ये मत सोचिए कि बाकी बेंचेज में जैसा दुर्व्यवहार करके आप निकल जाते हैं वैसे यहां भी करेंगे। चेतावनी दे रहा हूं, संभल जाइए। ये पूरा मामला क्या था उस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन जैसे ही ये घटना मुझे पता चली, लगा कि क्यों न दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चीफ जस्टिस और दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के चीफ जस्टिसों की और उनके कुछ मामलों की तुलना कर ली जाए। पिछले दिनों इस वीडियो में हमने चर्चा किया था कि कैसे अमेरिका में रिपब्लिकन प्रेसिडेंट द्वारा बनाए गए जजों ने ही रिपब्लिकन प्रेसिडेंट का फैसला पलट दिया, देसी भाषा में खटिया खड़ी कर दिया। इस वीडियो में हमने ये भी देखा था कि कैसे साउथ कोरिया के एक जिला जज ने अपने पूर्व राष्ट्रपति को आजीवन कारावास और रक्षा मंत्री को 30 साल की जेल की सजा सुना दिया। साथ ही साथ हमने भारत की सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी की कहानी की तुलना किया था। नहीं देखे हैं तो इसको जरूर देखिएगा, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। मगर जब बात दोनों देशों के चीफ जस्टिसों की आती है, यानी अमेरिका और भारत के चीफ जस्टिसों की, तब कहानी और भी ज्यादा रोचक हो जाती है। आज इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका के चीफ जस्टिस और भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कुछ मामलों में तुलना करेंगे। एकदम अभूतपूर्व जानकारी आपको मिलने वाली है, इसलिए टकटकी लगाकर सुनिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी आपकी बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भरी अदालत में एडवोकेट मैथ्यूज नेदुम्पारा ने वो कह दिया जो आम जनमानस में अक्सर चर्चा में रहता है। यानी उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जब सेठवन का मामला आता है, अडानी अंबानी का मामला आता है तो सुप्रीम कोर्ट खटाखट बेंच बना देता है, सुनवाई हो जाती है, लेकिन आम आदमी के मामले पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। और इस पर चीफ जस्टिस भड़क गए, कहने लगे कि मेरी बेंच में बदतमीजी मत करिए। चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक आपने हमें देखा है, बाकी जगह जो करते हैं ये मत सोचिए कि यहाँ भी वही कर लेंगे। दरअसल मसला ये था कि वकील ने एक पिटीशन का जिक्र किया जिसमें कॉलेजियम सिस्टम को चुनौती देकर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन को वापस लाने की मांग किया गया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि रजिस्ट्री में ऐसी कोई पिटीशन है ही नहीं। तो भड़कते हुए वकील ने कह दिया कि अडानी अंबानी का मामला आता है तो संविधान बेंच बना दी जाती है, लेकिन आम आदमी के मामलों की सुनवाई ही नहीं होती। दरअसल मसला यह था कि साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने उस वकील की पिटीशन को रजिस्टर ही नहीं किया था। यह कहते हुए रजिस्टर नहीं किया गया कि यही मुद्दा पहले से ही NJSC वर्डिक्ट में तय हो चुका है, यानी कॉलेजियम को हटाकर जो कमीशन बनाने की बात कही गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुका है। पिछले साल भी यही वकील पिटीशन लिस्ट करने की मांग कर रहे थे। उस वक्त तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था कि कोर्ट में पॉलिटिकल भाषण मत दीजिए, जिस मामले में फैसला हो चुका है उसमें दोबारा क्या करना है। अब वकील चाहे जिस भी मामले पर अडानी अंबानी की चर्चा सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए हों और सेठों को प्राथमिकता देने की बात कह दी हो, सवाल उठा दिया हो, मगर ये बात अनर्गल नहीं है। कहने का बहाना कुछ भी रहा हो, लेकिन बातों का आधार है। आप पिछले कुछ ही महीनों को याद करिए और अपनी स्क्रीन पर दनादन इन खबरों को देखते जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी पावर को राहत दिया, गुजरात हाई कोर्ट के 2019 के फैसले को रद्द कर दिया। विशेषज्ञों ने कहा था कि इस फैसले से सेठ को बहुत लाभ मिला, न जाने कितने करोड़ या अरब का, यानी आर्थिक लाभ। इस दूसरी खबर को देखिए, महाराष्ट्र में धारावी प्रोजेक्ट सेठ अडानी को कैसे मिला और उसके पीछे क्या क्या चलता रहा, कितना विवाद हुआ, कितने सवाल उठे, मुंबई में लोगों की कितनी नाराजगी थी, ये सब हमने देखा। लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे तो यहां से भी सेठ को बहुत बड़ी राहत मिली। चाहे तो वीडियो को पॉज करके या गूगल करके पूरी खबर विस्तार से पढ़ लीजिएगा। मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं कि पिछले कुछ ही महीनों में सुप्रीम कोर्ट से सेठ को कितने लाभ मिले, यानी राहत मिली। गुजरात में 108 हेक्टेयर भूमि को लेकर अडानी पोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ी वाली राहत मिली। हिंडनबर्ग मामले में सेठ को कैसे पूरे सिस्टम ने मिलकर बचाया, ये भी हम सब ने देख लिया। जबकि हाल ही में एक और रिपोर्ट सामने आई थी कि सेठों के बड़े भाई के 2 करीबी लोग कथित रूप से सेठ का ही पैसा सेठ की कंपनी में शेयर खरीदने में लगा रहे थे, यानी जबरी भाव बढ़ा रहे थे। यानी कहीं न कहीं लिंक सामने आया, मगर भारत की जांच एजेंसियों को कुछ मिला ही नहीं। उन एजेंसियों को कुछ नहीं मिला जिन पर सुप्रीम कोर्ट बहुत भरोसा कर रहा था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एजेंसियां सक्षम हैं, इनको जांच करने दीजिए, भरोसा रखिए। अब ये भरोसा क्यों था हमको नहीं पता, कहें कि आपको पता है ना। इन सभी
ताज़ा तरीन खबरों को अपने दिमाग में रखिए। साथ ही साथ बड़े सेठ के बेटे का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था वंतारा वाला, उसे भी याद करिए। 20-22 दिन के भीतर बात सुप्रीम कोर्ट में जाती है, एसआईटी बनती है, एसआईटी की रिपोर्ट आती है और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दनादन सुना देता है। और न सिर्फ फैसला सुनाता है बल्कि सेठ के बेटे को परमानेंट सुरक्षा दे दी जाती है। और वैसे भी वर्तमान चीफ जस्टिस सूर्यकांत को लेकर एक बार नहीं कई बार इस तरह की बातें सामने आई हैं। सुप्रीम कोर्ट के ही टॉप वकीलों ने लेख तक लिख दिया कि कैसे जस्टिस सूर्यकांत बार बार सेठों को अपने फैसलों के माध्यम से कथित रूप से लाभ पहुंचाते हैं और ज्यादातर मामले अडानी सेठ के होते हैं। कहावत है कि समर्थ के नहीं दोष गोसाई, तो सामर्थ्यवान की कोई गलती होती नहीं है, गलती हमेशा कमजोर लोगों की होती है। इसलिए कमजोर लोगों के मामले सालों साल टालने जाते हैं, लटकते रहते हैं। आज जब भरी अदालत में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने सुप्रीम कोर्ट द्वारा यानी चीफ जस्टिस द्वारा सेठों और आम आदमी के बीच भेदभाव का आरोप लगाया गया तो बात गंभीर हो गई। अभी अभी हमने जिन फैसलों के बारे में आपको याद दिलाया, इनमें से कई ऐसे भी थे जिनमें चीफ जस्टिस के अलावा अन्य जजों ने भी फैसला दिया। मगर चूंकि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कौन सा मामला किस जज के सामने जाएगा, इसका फैसला चीफ जस्टिस करते हैं, वही मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं। और अमृतकाल में यह भी देखा जा रहा है कि कैसे चुनिंदा मामले चुनिंदा जजों के सामने जाते हैं। अभी हाल ही की तो बात है, जस्टिस बेला त्रिवेदी को याद करिए। सुप्रीम कोर्ट ने, वहां के वकीलों ने इनको फेयरवेल पार्टी नहीं दिया, यानी ऐसे विदा हो गई पूरी बेइज्जती के साथ। इसलिए नहीं दिया क्योंकि सारे पॉलिटिकल सेंसिटिव मामले इनको दिए जाते थे और मैडम लटका कर रखती थी। यानी बेंच निर्धारित करने में झोलझाल के आरोप लगाते हुए कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट के कई जज खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे। बहरहाल हम तुलना करना चाहते हैं आज सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस भारत वाले और अमेरिका वाले के बीच। यदि हम भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और अमेरिका के चीफ जस्टिस जॉन जी रॉबर्ट्स जूनियर की बात करें तो दोनों ही अपने अपने देश के राइट विंग विचारधारा वाली पार्टी की सरकार की पसंद रहे। यानी अमेरिका के वर्तमान चीफ जस्टिस वहां के रिपब्लिकन प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए गए और भारत के वर्तमान चीफ जस्टिस बीजेपी सरकार द्वारा पहली बार जज बनाए गए और चीफ जस्टिस भी बने। यदि हम अमेरिका के वर्तमान चीफ जस्टिस की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने साल 2005 में इन्हें नामित किया और नियुक्त किया था। वहां के चीफ जस्टिस के बारे में 2-3 बातें और याद रखिए। जैसे हमारे यहाँ जजों की रिटायरमेंट एज फिक्स होती है, अमेरिका में वैसा नहीं होता। एक बार वहां कोई व्यक्ति जज बन गया तो वो उम्र भर उस पद पर रहेगा। उसे हटाने का एक ही तरीका है, इम्पीचमेंट। और अमेरिका के लोकतंत्र की मजबूती समझिए कि 200 साल के इतिहास में सिर्फ एक बार इम्पीचमेंट की बात सामने आई थी। बाकी अगर वहां के जज को पद से हटाना है तो फिर या तो जज खुद ही रिजाइन कर दे या उसकी मृत्यु हो जाए। हालांकि ये बात कि कोई व्यक्ति मरते दम तक चीफ जस्टिस बना रहे, जज बना रहे, कुर्सी पर बैठा रहे, अमेरिका के लिए कुछ हद तक ठीक हो सकती है, लेकिन भारत के लिए बहुत गड़बड़ हो सकती है किसी भी मामले में। हमारे संविधान निर्माताओं को इस बात का अंदाजा था, वो समझते थे, इसीलिए उन्होंने रिटायरमेंट की एज को लिमिट कर दिया। वरना सोचिए, जो लोग साल 2 साल में लोकतंत्र की खटिया खड़ी कर देते हैं, अगर वो मोरली और फाइनेंशियली करप्ट निकले और पता हो कि जिंदगी भर के लिए कुर्सी फिक्स है तो क्या क्या नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये भी होता कि अगर कोई बढ़िया व्यक्ति, संवैधानिक व्यक्ति, यानी संविधान पर भरोसा करने वाला, उसे मानने वाला व्यक्ति वहां बैठ जाए, जो निडर हो, बिकाऊ न हो, जो चरित्रवान हो, चरित्र से मजबूत हो, अगर ऐसा व्यक्ति बैठ जाता तो लोकतंत्र को बहुत मजबूत भी कर सकता है। बहरहाल अमेरिका में जो वर्तमान चीफ जस्टिस हैं उन्हें रिपब्लिकन पार्टी द्वारा बनाया गया, यानी उनकी पसंद थे। और भारत में जो वर्तमान चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत साहब, इन्हें भी भारत की राइट विंग विचारधारा वाली पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी द्वारा, यानी उसकी सरकार द्वारा नियुक्त किया गया। जुलाई 2000 में हरियाणा के सबसे कम उम्र के एडवोकेट जनरल बने। कहा जाता है कि ओम प्रकाश चौटाला के बेहद करीबी थे, उन्होंने ही उंगली पकड़कर आगे बढ़ाया। साल 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इन्हें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जज बनाया गया, यानी अटल सरकार ने पहली बार इनको जज की कुर्सी थमाया। साल 2018 में पहली बार चीफ जस्टिस बने हाईकोर्ट हिमाचल के। उसी दौरान इन पर जजों ने लिखित रूप से भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था कि इनको चीफ जस्टिस न बनाया जाए, ये उसके लायक नहीं है। और कमाल देखिए, हिमाचल में चीफ जस्टिस बनने के 6-7 महीने बाद ही सुप्रीम कोर्ट में जज बन गए और अब भारत के चीफ जस्टिस हैं। यानी दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और सबसे बड़े लोकतंत्र में अभी जो वर्तमान चीफ जस्टिस हैं, दोनों ही राइट विंग विचारधारा द्वारा चुने गए हैं, यानी नियुक्त किए गए हैं। जाहिर सी बात है, दोनों ने अपनी अपनी पसंद का जज चुना होगा, मगर पसंद का होने के बाद भी अमेरिका के जज और भारत के जजों में उनके कार्यशैली में कितना अंतर है, ये देखने वाली बात है। अभी अभी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वाले फैसले पर रोक लगा दिया और कहा कि यह असंवैधानिक है। ट्रंप ने प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया था, अमेरिका की संसद से अनुमति नहीं लिया था। इस वीडियो में हमने बताया था कि कैसे 9 में से 6 जजों ने ट्रंप के खिलाफ फैसला दिया और 6 में से 3 जज ऐसे थे जो कि
कि रिपब्लिकन प्रेसिडेंट द्वारा ही बनाए गए थे और उन 3 में से भी 2 ऐसे थे जिन्हें खुद ट्रंप ने ही नियुक्त किया था अपने पिछले कार्यकाल में। और तो और इनमें से एक जज जिन्होंने ट्रंप के खिलाफ फैसला दिया यानी टैरिफ पर रोक लगाया, वहां के चीफ जस्टिस जॉन जी रॉबर्ट्स जूनियर, और इन्हें 2005 में रिपब्लिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने नामित किया था और नियुक्त किया गया था। इन्होंने भी ट्रंप के खिलाफ फैसला दिया। यानी भले ही रिपब्लिकन प्रेसिडेंट द्वारा इस बेंच के 6 जज नियुक्त किए गए थे, उनमें से 3 ने खिलाफ में फैसला दिया और खुद चीफ जस्टिस भी नियुक्त किए गए थे रिपब्लिकन द्वारा। जब बात फैसला देने की आई तो उन्होंने ये नहीं देखा कि किस विचारधारा ने उन्हें यहां तक पहुंचाया है। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि जिस ट्रंप की कलम से इन्हें नियुक्ति मिली है उसी ट्रंप के खिलाफ फैसला दे रहे हैं। इन्होंने देखा तो सिर्फ अपने देश के संविधान को, और संविधान के आगे न तो विचारधारा आई न किसी का एहसान। क्या आप भारत में ऐसी कल्पना कर सकते हैं? आप अमृतकाल में ही मामलों को याद करिए, यहाँ के चीफ जस्टिस को याद करिए, सरकार के खिलाफ या सरकार को नागवार गुजरने वाले कितने फैसले इन्होंने दिए। पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने किसी कार्यक्रम में कहा था कि हमारा काम खाली सरकार के खिलाफ फैसला देना थोड़ी ना है। यानी ऐसा नहीं है कि हम केवल सरकार के खिलाफ फैसला देते रहे। सवाल है कि क्या आपका काम केवल सरकार की तेल मालिश करना है, सरकार को खुश करके रखना है हर फैसले से, और जिस फैसले से सरकार नाराज हो सकती है उसको फैसला ही नहीं करना है, उसको टालते रहना है। एक बड़ा उदाहरण बाबरी मस्जिद का याद करिए। सुप्रीम कोर्ट ने, इस देश की सबसे बड़ी अदालत ने माना था कि मस्जिद को गिराना क्रिमिनल एक्ट था। अब आप सोचिए कि देश की सुप्रीम कोर्ट ने जिस कृत्य को आपराधिक कहा, उस कृत्य के करने वाले सभी आरोपियों को बरी कर दिया जाता है। सीबीआई की स्पेशल अदालत के जज एस.के. यादव ने भाजपा के तमाम नेताओं और हिंदुत्ववादी संगठनों के जुड़े हुए लोगों को बरी कर दिया। लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी रितंबरा, गोपाल दास, रामविलास वेदांती, चंपत राय, वही राम मंदिर वाले, ब्रजभूषण शरण सिंह, धर्मदास, सतीश प्रधान, पवन कुमार पांडे, लल्लू सिंह जैसे तमाम नाम थे जिन्हें एस.के. यादव की अदालत ने बरी कर दिया। एक दो नहीं बल्कि 28 साल पुराने मामले में 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया। और सुनिए, अगला ट्विस्ट तो यह है कि जिस जज सुरेंद्र कुमार यादव ने भाजपा के तमाम नेताओं को आपराधिक कृत्य करने के बाद भी बरी कर दिया, उन जज साहब को सितंबर 2020 के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने उप लोकायुक्त के पद पर नियुक्त किया। यानी रिटायरमेंट मिलते ही तुरंत कथित इनाम मिल गया। इससे बड़ा और मजा क्या हो सकता है लोकतंत्र का? सुप्रीम कोर्ट किसी कृत्य को आपराधिक माने और वो आपराधिक कृत्य करने वालों को सजा मिलने की बजाय बरी कर दिया जाए और बरी करने वालों को इस तरह से इनाम मिल जाए। इसी तरह से तमाम मामलों को देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव का मामला हो, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला हो, और ताजा एसआईआर का मामला देख लीजिए। हमने पहले दिन कहा था कि महाराष्ट्र की तरह एसआईआर केस को भी लपेट के लंबा खींचा जाएगा और इसका पूरा फायदा बीजेपी को मिलेगा। देखिए, अंततोगत्वा वही हो रहा है। हमने ये भी कहा था कि विपक्ष के लिए बढ़िया यही होगा कि इस प्रक्रिया में जो गड़बड़ी हो रही है उसके खिलाफ जनता के बीच जाएं, जनता को समझाएं। बीजेपी के लोग बार बार हर मुद्दे को अदालतों में इसीलिए खींच कर ले जाना चाहते हैं ताकि वहां से चीजों को लटकाया जा सके और बहाना रहेगा कि अदालत ने किया है। महाराष्ट्र का मामला और एसआईआर का मामला एकदम क्लासिक उदाहरण है। एसआईआर केस में बार बार कानूनी विद्वान ये सवाल उठा रहे हैं कि सबसे पहले जांच इस बात की होनी चाहिए थी कि क्या एसआईआर लीगल है, यानी ये किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, मगर उसकी लीगलिटी चेक करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट केवल प्रोसीजर पर फोकस बनाए रखता है। बिहार का मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, बिहार में चुनाव हो गया, सरकार बन गई, उसके बाद 12 अन्य राज्यों में भी एसआईआर हो गया और 22 अन्य राज्यों में होने जा रहा है। एक तरफ अमेरिका में वहां के सुप्रीम कोर्ट जज जिनकी कलम से कुर्सी पर बैठे हैं उन्हीं की कलम को कमजोर कर देते हैं, गलत बता देते हैं, और दूसरी तरफ भारत में सुप्रीम कोर्ट के जज, वहां का कॉलेजियम भाजपाई सत्ता को बुरा लगने वाले फैसला देने वाले हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन को भाजपाई सरकार के कहने पर ट्रांसफर बदल देते हैं, उनको कथित रूप से सजा देते हैं, उनकी सीनियरिटी खराब कर देते हैं, बाकियों को संदेश दिया जाता है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। एक वहां की अदालत है जो अपने देश के सर्वोच्च राजनीतिक पद पर बैठे व्यक्ति को गलत बोल देती है, अवैध फैसला बता देती है, और एक हमारे यहाँ की अदालती व्यवस्था है जो एक सीजीएम पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर का आदेश दे दे तो दनादन सीजीएम का ट्रांसफर कर दिया जाता है और एफआईआर पर स्टे मिल जाती है। बाकी आप दर्शक बताइए कि क्या दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के बीच इस मामले में कोई समानता दिख रहा है? क्या हमारे प्रधानमंत्री को अमेरिका में जाकर यह कहने का कोई नैतिक रूप से हक है कि लोकतंत्र हमारी रगों में बहता है, हम लोकतंत्र को जीते खाते पीते हैं? वहां के जज अपने संविधान के आगे किसी को नहीं मानते और हमारे यहाँ के जज साहब लोग उनके आगे किसी संविधान को नहीं मानते हुए दिखते। और यदि मानते हैं तो चैलेंज है, लोकसभा में डिप्टी स्पीकर पद पर चुनाव कराने का आदेश दे दें। यह संवैधानिक दायित्व है, संविधान में वर्णित पद है, 7 साल से खाली क्यों है?
अगर सच में वर्तमान चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट उस संविधान का सम्मान करते हैं जिसके बदौलत कुर्सी पर बैठे हैं, और सिर्फ जबान से नहीं बल्कि अपने कर्म से करते हैं, तो भाजपा की सरकार से पूछें कि पिछला 5 साल का पूरा कार्यकाल इन्होंने बिना डिप्टी स्पीकर के निकाल दिया और 2024 से लेकर अब 2 साल तक लगभग होने जा रहे हैं, लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद खाली क्यों है? क्या यह सरेआम संविधान को कुचलना नहीं है? और जब इस तरह से संविधान को कुचला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस सूर्यकांत खाली टुकुर टुकुर मुंह ताक रहे हैं, तो कैसे माना जाए कि ये संविधान को फॉलो कर रहे हैं, संविधान का सम्मान कर रहे हैं? अमेरिका के चीफ जस्टिस और वहां के जज आए दिन सत्ताधारी नेताओं के यहां डिनर पार्टी करते हुए नहीं देखे जाते। वहां के चीफ जस्टिस कभी ट्रंप तो कभी अन्य नेताओं के साथ गलबैयां करते हुए नजर नहीं आते, हलवा पूड़ी खाते हुए नहीं दिखते हैं, क्योंकि उन्हें न सिर्फ निष्पक्ष रहना है बल्कि निष्पक्ष दिखना भी है। अब आप सोचिए कि अमेरिका के चीफ जस्टिस और तमाम जज यदि आए दिन रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं के साथ, ट्रंप के साथ हलवा पूड़ी खा रहे होते, पार्टी कर रहे होते, फोटो खिंचा रहे होते, बैलगाड़ी पर घूम रहे होते, तो क्या ट्रंप के टैरिफ को गलत ठहराने का फैसला कर पाते? क्या वो इतनी हिम्मत दिखा पाते? क्या आप सोच भी सकते हैं कि भारत में मोदी सरकार के किसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो और भाजपाई सत्ता द्वारा नियुक्त कोई जज भाजपाई सिस्टम के खिलाफ फैसला दे दे? नोटबंदी से लेकर तमाम मामले सुप्रीम कोर्ट गए और जैसी सत्ता की मर्जी थी वैसा ही फैसला निकला। तो दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और सबसे बड़े लोकतंत्र में न्यायपालिका और सर्वोच्च न्यायालय के भीतर जो अंतर नजर आ रहा है, इसे आप किस रूप में देखते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।